चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1? सी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. ये कैसे रॉन्ग हो सकता है? ये मैंने दिया था पीरियोडिक टेबल में, राइट? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का I2. तो ये मैंने बोला था कि बार बार आता है और प्रॉब्लम रहता है. जेई मेंस का क्वेश्चन तो देखो, मेंस में फर्स्ट हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. इसका I1 क्या होगा? 2p2, ये 2p3, 2p4, 2p5 ऐसे होता है ना. तो ये ज्यादा स्टेबल होता है तो ये इधर चला जाता है. तो होता है कि I1 कार्बन, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन है I1. I2 क्या होगा? जो कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, मतलब नाइट्रोजन. ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा आएगा? फ्लोरीन. नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन, ऐसे आएगा ना. और फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन में चला गया, नाइट्रोजन इधर चला गया. और मतलब इतना ही बताना है, हीलियम का नहीं बताना था हम लोग का. तो क्या हो जाएगा? बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन जाएगा, तो बोरॉन देन कार्बन, ऐसे था ना. तो कार्बन बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन में चला गया तो वो इधर आ जाएगा, तो कार्बन इस साइड आएगा. तो ये आ जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ये मैंने बताया था, सोचो, याद करो. हाँ शेष, बताओ क्या डाउट है, बोलो. नो सर, वो पहले का था सर. ओके, चलो ये क्लियर हो गया. I1 कैसा हो गया? I2. हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आया यार. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये आ जाना चाहिए. एक बार जब मैंने I2 नोट्स में बता दिया तो तुम्हें लर्न होना चाहिए, इसी के लिए मैं टेस्ट लेते रहूंगा. ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें बताना है कि क्या होगा. सबका ऑक्साइड का ऑर्डर बताना है. तो देखो, पी ब्लॉक वाले ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, यही है ना. और एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? बेसिक होते हैं. एस और पी के बीच में डी ब्लॉक आ जाएगा. एस ब्लॉक वाला ऑक्साइड कोई है? हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, वो बेसिक पे चला गया. पी ब्लॉक वाला कौन सा है? CO2. तो CO2 इज मोर एसिडिक देन वाटर. कार्बोनिक एसिड बनता है, वाटर तो सॉल्वेंट होता है ना. तो क्या आ जाएगा इसमें? CO2 हाईएस्ट चला जाएगा, H2O नॉर्मल लगे, M4 में चला जाएगा, एम्फोटेरिक में, एसिडिक बेसिक दोनों में. और CuO इस साइड आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट बस इंक्रीज होता है, ये मालूम होना चाहिए तो हो जाता है अपना काम. तो क्या आ जाएगा? बेसिक ऑक्साइड का ऑर्डर यदि हम लोग बात करें, इट विल बी कैल्शियम ऑक्साइड, उससे ज्यादा कॉपर ऑक्साइड, एंड देन वाटर, देन CO2. इसको तो वाटर में डाल दो तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, इसको वाटर में डालो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. तो ये बेसिक है ना, ये COH ट्वाइस हो जाएगा, तो ये ज्यादा बेसिक है. ये सब बेसिक की ओर चले जाएंगे, है ना. और यहाँ पे ये एसिडिक की ओर चला जाएगा. तो सेकंड का देख लो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ. थर्ड तो नहीं था. अब तुम्हारा कौन सा था श्रेष्ठ? 5 था ना. 1-2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है ना. डाउट्स? तो इंपॉर्टेंट वही होता है कि ये जो जो क्वेश्चन तुमने रॉन्ग किया ना, इसको अपने नोट्स में कॉपी कर देना. नहीं कि ये फिर आएगा, 2 साल के अंदर कई बार आएंगे क्वेश्चन, फिर रॉन्ग मत कर जाना. जो रॉन्ग हुआ उसको कॉपी में अपने नोटबुक में ऐड करते जाओ, वो सब क्वेश्चंस. आदित्य, तुम्हें डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो. अरेंज द थर्मल स्टेबिलिटी. तो ये मैंने एक बताया था कि ग्रुप 1 के कार्बोनेट कभी ब्रेक नहीं होते हैं. ग्रुप 1 के कार्बोनेट में लिथियम केवल ब्रेक होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम कभी ब्रेक नहीं होता. ये मैंने बताया था तुम्हें मोल कंसेप्ट में. तो K2CO3 ब्रेक नहीं होगा, तो हाईएस्ट यही होगा. तो इससे आंसर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. बी और डी दोनों में 1 हाईएस्ट है. उसके बाद इसको भी बताया था कि डाउन द ग्रुप बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो क्या होता है? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस. ये केवल ये भी मालूम रहता तो हो जाता. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो लास्ट में बताया था फाइनेंस रोल से, था ना. हाँ, तो फाइनेंस रोल से क्या बताया था मैंने कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, थर्मल स्टेबिलिटी. अब जिन लोगों ने कई बार रिवाइज किया उनका रॉन्ग नहीं हो सकता. जो एक बार रिवाइज करके जाएंगे उन्हें याद नहीं आएगा. हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस.
इसका रीजन था Be2 प्लस हाई चार्ज डेंसिटी। तो क्या करेगा, कार्बोनेट से BeO को पुल करके बन जाएगा BeO और CO2। थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। तो बी क्या होता है, लो टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन को लेके गया तो लेस थर्मली स्टेबल है ये। हाँ, तो ऑर्डर कैसे होगा, क्या, BeCO3 इससे ज्यादा स्टेबल, MgCO3, देन CaCO3, देन अब ग्रुप वन वाले तो ब्रेक ही नहीं होता है, Na2CO3 वगैरह ब्रेक ही नहीं होगा, ये बताया था ना कि ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता। क्लियर हुआ? आदित्य को तो तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो, 8:14 में? मेरे सेंटर से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि कई बच्चे 8 बजे से वेट कर रहे हैं, उनका 8:10 में लेक्चर स्टार्ट होता है तो 10 मिनट उनका बर्बाद होता है। तो वो 8 o'clock ही लेक्चर स्टार्ट करना है, उसके बाद किसी को अलाउ नहीं करना है। तो कल जिसको भी आना है पहले आ जाओ, 8 से पहले ज्वाइन करो, 8 के बाद मीटिंग लॉक कर दूंगा मैं, और 8 o'clock में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, वाई डी ऑप्शन इज रॉन्ग, मैंने ऑप्शन तो देखा ही नहीं, मैंने बस स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, K2CO3 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, बेरिलियम लिस्ट स्टेबल आ गया, तो K2CO3 के बाद क्या आ जाएगा, बेरिलियम आ जाएगा, यही होगा ना। K2CO3 सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ज्यादा स्टेबल क्या होगा, डाउन द ग्रुप होता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम पड़ जाएगा, पोटेशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम। अब देख लो, 1 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, 1 3 2 4। डी में 1 3 4 2 बोल रहा है, यहीं पे रॉन्ग हो गया ना। हाँ, ये ऑर्डर होगा ना, देखो जो यहाँ पे मैंने लिखवा है, ये पार्ट, Na2CO3 हाईली स्टेबल, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, ना यहाँ चेंज है डी में, इसलिए रॉन्ग हो रहा है। तो ये मत सोचना कि एक बार हो गया एग्जाम अब नहीं आएगा, ये 2 साल में बार बार आएंगे क्वेश्चन तुम्हें, तो तुम्हें ये सब लर्न करके रखना है। थर्ड के बाद कौन सा डाउट? फोर्थ भी है गौरव, फोर्थ के बाद अंश का है फिफ्थ और सिक्स, ओके, फोर्थ फिफ्थ सिक्स हो गया, देन आर्यन का सेवंथ। अच्छा, 4 5 6 7 लगातार हो गया, तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 भी कर ही लो। देखो फोर्थ में क्या है, अच्छा तो डायरेक्ट बोला है, द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। हाँ, मेंडलिफ ने ही तो रॉन्ग कर दिया था ना, उसने एटॉमिक मास लिख दिया था, और अब एटॉमिक नंबर के अंदर हम लोग लिखते हैं, सब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर इन द नंबर देन द मेटालिक एलिमेंट्स। मेटालिक एलिमेंट बहुत ज्यादा, एस ब्लॉक का पूरा डी ब्लॉक है, पूरा एफ ब्लॉक है, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, तो हम लोग को रॉन्ग ढूंढना है, तो ए और बी राइट स्टेटमेंट्स हो गए। सी में क्या हो गया, फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स along a period do not vary in regular manner। हाँ, रेगुलर मैनर में नहीं होता, ग्रुप 2 और ग्रुप 15 क्या होता है, उसके एक्सेप्शन आ जाते हैं, ग्रुप 2 का ग्रुप 13 से ज्यादा हो जाता है, ग्रुप 15 का 16 से ज्यादा होता है। तो 3 राइट हो गए, मतलब लास्ट वाला ही रॉन्ग होगा जो भी स्टेटमेंट है। क्या दिया, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी सबसेल आर फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स मोनोटोनिकली विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। रेगुलरली, मोनोटोनिकली मतलब एक जैसा, मोनोटोनस जो हो जाता है, लगातार जैसे जैसे एटॉमिक नंबर डालोगे D1 D2 D3 D4 D5 ऐसे लगातार बढ़ते जाएंगे क्या, नहीं एक्सेप्शन आएगा क्रोमियम मैग्नीज में, बीच में दोनों D5 D5 होंगे। ओके, तो ये फिर रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। हाँ बताओ, फोर्थ क्लियर हो गया? थर्ड वाले में, थर्ड क्लियर नहीं हुआ था, बी एक्सेप्शन है ना, बी कैसा एक्सेप्शन है,
बी मतलब कौन सा बोल रहे हो प्रणय? आई का एक्सेप्शन, अच्छा तुम ये जो हम लोग कर रहे हैं फोर्थ बोलो, सी में एक्सेप्शन है ना आई का? फोर्थ का बोल लो, हाँ। हाँ ट्रू एक्सेप्शन है, इसीलिए तो डू नॉट वेरी हुआ। रेगुलर मैनर में वेरी नहीं करता था, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ना। ये भी तो वही बोला है कि हाँ रेगुलर वेरी नहीं करता एक्सेप्शन से। स्टेटमेंट ट्रू है, बट तुम्हें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। अच्छा ये रॉन्ग कर बैठे तुम प्रणय। केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया प्रणय तुम्हारा, कितना बताया था तुमने, 80 के करीब ना, 81? 81 मार्क्स। ओके। हाँ वो थोड़ा पढ़ने में भी रॉन्ग हो जाता। इन दिस पेपर एवरीथिंग वाज गुड एंड फ्रॉम योर नोट्स। हाँ सब नोट्स से ही आते हैं, ज्यादा इधर नहीं, थोड़ा वेरी करने के लिए देंगे वो। नहीं तो डिसाइड कैसा होगा टॉपर कौन सा होता है। ओके। और अभी तो मैं टेस्ट लेते रहूंगा 15 मिनट का डेली। फिक्स टाइमिंग 9:15 to 9:30, ताकि सब रहें। उसके बाद लेक्चर एक्सटेंड हो तो वो जो भी होगा चलेगा। फोर्थ क्लियर, फिफ्थ देखो। क्या है फिफ्थ? द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से इनकरेक्ट बताना है ना? द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन हो गया। एल्यूमिनियम का कम होता है ना, ग्रुप 13 का लेस देन मैग्नीशियम होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड आई वाला आ जाएगा तो क्या होगा, सेकंड आयोनाइजेशन मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकंड आई पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सोडियम का आई देखोगे तो क्या होगा? हाँ सोचो। एक मिनट, अभी कौन सा है? खुशी, भार्गव एंड प्रिशा, इतना लेट आते हैं। हाँ खुशी, खुशी भार्गव एंड प्रिशा, इतना लेट क्यों है तुम लोग? कल से मैं लॉक कर दूंगा तो किसी को मालूम ही नहीं चलेगा, अब कोई मुझे मिस कॉल नहीं देगा अभी। इतना लेट नहीं, 8:20 में आ रहे हो तुम लोग। खुशी, प्रिशा एंड भार्गव, ओके। प्रिशा, नॉट त्रिशा। प्रिशा। खुशी तुम भी लेट है। नेट फ्लक्चुएशन 20 मिनट तक नेट नहीं लग रहा था मोबाइल से, फिर नहीं कर रहे हो तुम लैपटॉप से। ये तो हमेशा प्रॉब्लम आते रहेगा। सबको कल से 8 बजे से पहले आना है एनी हाउ, उसके बाद मीटिंग लॉक करता हूँ मैं। अलाउ करूंगा उसे, ठीक है, 8 के बाद लेट होगा तो 8:20 में एक बार फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तब तक लेक्चर चलते रहेगा मेरा। ओके। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, हाँ एक हैंग बहुत हो गया। रुको, चला गया व्हाट्सएप से, जस्ट वंस। हाँ फिफ्थ की बात कर रहे थे हम लोग। ये तो हो गया बी में, चलो सेकंड आई ऑफ मैग्नीशियम, सेकंड आई के लिए मैग्नीशियम सोडियम जैसा हो गया, तो बहुत कम होगा आई, है ना? सेकंड आई ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आई पोटेंशियल ऑफ सोडियम, हो ही नहीं सकता। सोडियम अब इनर्ट गैस बन चुका है। सोडियम इनर्ट गैस बन चुका है तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई हो चुका है। अब वो ऑक्टेट कंप्लीट है, वो नहीं निकलेगा, जो कि मैग्नीशियम आराम से कर सकते हो, यही है ना? तो मैग्नीशियम का ग्रेटर देन सोडियम है, ये तो रॉन्ग हो गया ना, तो यही रॉन्ग है, तो आगे देखना ही नहीं तुम्हें आईआईटी में। बाकी सब पॉइंट क्यों देखना, अभी देखना है, ताकि तुम्हें वो सब पॉइंट्स क्लियर रहे क्या क्या है। यही रॉन्ग स्टेटमेंट था, तो फिफ्थ का बी हो गया। सी में क्या हो गया, मतलब दोनों ऑफ कोर्स राइट होंगे। फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आईपी ऑफ मैग्नीशियम।
ये तो करेक्ट है, पीरियड में इंक्रीज होता है, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का था। थर्ड आई ऑफ Mg इज ग्रेटर देन द थर्ड आई ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का थर्ड आई करोगे तो इनर्ट गैस बन चुका है। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते समय 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो सोडियम बन चुका है, तीसरा निकालते समय सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन में, और मैग्नीशियम इनर्ट गैस हो चुका है। तो थर्ड आई ऑफ Mg ग्रेटर ही होगा देन एल्यूमिनियम। तो डी करेक्ट है, ऐसे ही सोचना आप, है ना। हाँ बताओ क्या डाउट है इसमें। ओके फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स सेवन भी डायरेक्ट हम लोगों ने पूछ लिया। अरे सिक्स तो ये है डायरेक्ट बॉर्न हेबर साइकिल वाला। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मैंने बताया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl में कौन कौन सा आता है। सब्लिमेशन एनर्जी, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद क्या होता है डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी क्या था। ये बॉर्न हेबर साइकिल एक बार कर देता हूँ फिर से। आईपी इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड, व्हाई इज एल्यूमिनियम एनर्जी लेस देन मैग्नीशियम। आर्य तुम इतना छोटा चीज कैसे पूछ सकते हो कि एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी लेस देन मैग्नीशियम क्यों है। ये तो एनसीईआरटी में है, हर बुक में है, नोट्स में है, कई बार बताया हुआ है। एल का लेस देन मैग्नीशियम क्यों होता है। ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 इज लेस देन ग्रुप 2। ग्रुप 2 में इलेक्ट्रॉन एस में है, जल्दी बाहर नहीं आता। ग्रुप 13 में इलेक्ट्रॉन पी में है, वो आउटर चला गया, तो वो एस तो क्लोजर टू न्यूक्लियस होता है, पी अवे होता है, तो बाहर आराम से निकल जाता है। तो ये आर एक एक्सेप्शन था, याद आया। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और उधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला सीरीज था। ग्रुप 15 ग्रेटर देन ग्रुप 16, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। हाँ, हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल। ये सब नोट्स रिवाइज करो, मैंने बोला ना एक बार बता दिया तो उस समय तो सबने लिखा आंसर, बट यही चीज आईआईटी तक जाते जाते जीरो हो जाता है। तो आईआईटी में भी 0 मार्क्स ही आता है, यही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला केमिस्ट्री में। कुछ भी टफ नहीं है, जो नोट्स पढ़ा वही आएंगे, है ना। व्हाट्स नोट्स एंड लर्निंग, और क्या रखा हुआ है। फिजिकल में थोड़ा सॉल्विंग है, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कल इन लोगों को पढ़ाया था केवीपीवाई के लिए, समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब लर्निंग है। पूरा ऑर्गेनिक, पूरा इनऑर्गेनिक, फिजिकल थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, यही तो है। हाँ तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, मैंने बोला है ना 2 घंटे डेली रिवीजन, तो ही तुम्हारे हाथ में आएगा ये आईआईटी। मैं और मेरे दोस्तों ने ऐसे ही अपना शेड्यूल खुद बनाया था कि 2 घंटे डेली रिवाइज करेंगे, सब याद रहता था। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक, सबके मिक्स क्वेश्चन, दो दो तीन तीन करते करते पूरा बुकलेट याद हो जाता था, फिर वो याद परमानेंट रहा, अभी तक याद रहा। अभी मैं बताता हूँ ना एचसी वर्मा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, वो परमानेंट मेमोरी चली जाती है, फिर कोई भी क्वेश्चन है उस पर बेस ऐसे ही हो जाता था। 2 आवर्स में सब करो, हम लोग 2 आवर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका रिवीजन करते थे। क्वेश्चन ही सॉल्व करना मेन है, थियरी पढ़ना नहीं। जैसे तुम थियरी पढ़ लोगे फिर भी ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना मेरे लिए मैग्नीशियम वाला, अटक जाएगा दिमाग। यही क्वेश्चन आएगा ना तो अटक जाओगे, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है, एक ही चीज करना। जब आईटी लीडर में भी बच्चे आए तो कई बच्चे यही गलत कर रहे थे कि वो नीट लीडर में भी, क्योंकि केवल थियरी पढ़ते थे। जब मैंने बताया था कि क्वेश्चन ही बार बार करो तो वो लोग बहुत अच्छे रैंक से गए, फिर थैंक यू बोल के गए, केवल टेक्निक गलत थी, बार बार थियरी पढ़ते रहते थे। नहीं, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा बुकलेट सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं आया तो थियरी रेफर करते रहो। तो कभी तुम थियरी बोलोगे ही नहीं ना, क्वेश्चन ही याद है तो थियरी कैसे बोलोगे। थ्योरेटिकल चीजें में बहुत सिंपल चीजें होंगी, बट न्यूमेरिकल में उसका एप्लीकेशन पार्ट डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग 2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट करते थे, डेली कुछ कुछ क्वेश्चन करोगे तो रिवाइज हो जाएगा ना। हाँ बोलो सुरेश। सर एक बार वो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी वाला समझा सकते हैं क्या सर, वो थोड़ा क्या दिक्कत हो लिखा रहा है है। ऑप्शन सी, बताओ पढ़ो। The first ionization of Na is less than the first ionization of Mg. ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, फर्स्ट नहीं, हाँ Na का लेस होगा, Na से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा देन मैग्नीशियम। ये आई का ऑर्डर मैंने बताया था कैसे था, वो ऑर्डर भूल रहे हो तो लिख देता हूँ तुम्हें। NaMg का ना,
ऐसे यस सर। लिखोगे NaMgAlSiPsCl। अब इसमें क्या होगा, ये इधर चला जाता है और ये इधर चल जाता है, ये एक्सेप्शन है ना। यही यस सर। हाँ तो Na देन Al देन Mg आ जाता है, एक एक्सेप्शन यहाँ पे। देन सिलिकॉन देन सल्फर देन फास्फोरस देन क्लोरीन देन आर्गन। ये तो डायरेक्ट लर्न करना होगा ना, NaMg में किसका कम है बताओ। Na सर। हाँ तो ये करेक्ट है ना फिर। यस सर। ओके। ओके सर, थैंक यू। वानी और अथर्व इतना लेट। इतना लेट क्यों हुआ तुम लोग आने में? 8:29। मतलब जो लोग लेट आ रहे हैं इतना क्लियर है कि वही लोग लेक्चर पहले लीव करते होंगे। अब मैं यही ध्यान दूंगा इन्हीं नेम्स पे। वानी एंड अथर्व इतना लेट कैसे हो गया तुम लोग का? जो लेट आएंगे वही लेट जाते होंगे, मतलब तुम लोग। हाँ वानी, फर्स्ट टाइम तुम्हारा ये लेट हुआ है। जो लेट आ रहे हैं इसका मतलब मुझे उन्हीं लोगों पर ध्यान देना है। मुझे लग रहा है कि वही आते हैं 8:15 8:20 में आते होंगे, मुझे ध्यान नहीं दे रहा है लेक्चर में। और 9:30 तक निकल जा रहा है 1 घंटे पढ़ के। 4G पे अभी कन्वर्ट किया हो, ओके चलो ठीक है। कल से मैं ध्यान देता हूँ ये सब चीजों पे तुम लोग। हाँ अभी मैं जब भी एक्सेप्शंस करूंगा 8 बजे से पहले कोई नहीं आया तो सीधे 8:20 में, तब तक 8 से 8:20 सब उधर ही रहना। 8 o'clock से पहले ज्वाइन कर लेना, मैं हाफ एन आवर पहले ये भेज दूंगा। वैसे भेजना क्या है, पूरा मीटिंग आईडी यूजर आईडी पासवर्ड मेरा वही है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है, उसे वही ऐड कर लिया करो। उसमें भेज दिया करूंगा डेली। नहीं तो कई लोगों को भी बहाना मिलेगा कि यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया था। जैसे मीटिंग के लिए मैंने बोला है कि व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर लो, है ना। बट उसमें भी कई लोग कॉल नहीं करते हैं, फिर वो भी बहाना आ गया था कि नहीं मीटिंग आईडी आया आता ही नहीं है। कई लोग कर लेते हैं। ओके। और कौन सा था क्वेश्चन? 6 वाला तो बता दिया था, वन है बस साइकिल तुम बोल लेते हैं ना, चलो फिर से बता देता हूँ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, Na सॉलिड प्लस Cl2 गैस, हाफ Cl2 गैस गिव्स आउट NaCl सॉलिड। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl सॉलिड को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए? सोडियम को सब्लिमेशन दोगे तो ये क्या था, डेल्टा सब्लिमेशन। फिर क्या था, आयोनाइजेशन एनर्जी, Na प्लस में बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। और Cl2 को ब्रेक करो तो ये क्या बन जाएगा, Cl गैस। यहाँ बॉन्ड एनर्जी बाई 2 चाहिए, और ये जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एनर्जी रिलीज होगी तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस गैस। और ये दोनों आपस में मिलके लैटिस एनर्जी, तो क्या हो जाएगा वो, डेल्टा FHNaCl सॉलिड। वो किसको सब्लिमेशन आ गया, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया, प्लस बॉन्ड एनर्जी बाई 2 हो गया। भाई इसको बोला उसने कि मॉड्यूलस का टर्म रखो, तो माइनस ये माइनस लैटिस एनर्जी। 6 का आंसर क्लियर हुआ। 6। 7th भी डाउट है, बताओ। 7th तो डायरेक्ट फाइनेंशियल रूल, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आयनिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसके प्रोपोर्शनल था? कोवेलेंट कैरेक्टर बोला था ना, ये सिंपल, बहुत ही सिंपल इक्वेशन आएगा इसमें। कोवेलेंट कैरेक्टर हाई चार्ज डेंसिटी, जितना ज्यादा चार्ज ऑन कैटायन हो, चार्ज ऑन कैटायन इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ कैटायन। आयनिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, जितना कम चार्ज हो कैटायन पे और जितना लार्ज साइज हो। अच्छा इसके लिए रॉन्ग बता रहे हैं, ठीक है। अभी समझ में आ गया ना, चार्ज ऑन एनायन, ये बस इतना ही शॉर्ट में याद हो जाना चाहिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन।
और एक हो गया स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, उसका ग्रेटर होता है। ओके, सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा अभी? कैटायन जितना बड़ा हो जाए और एनायन का साइज क्या होगा? जितना छोटा हो जाए। फाइनेंस कोवैलेंट के लिए उल्टा था, एनायन जितना बड़ा हो और कैटायन जितना छोटा हो, यही जाएगा ना फिर। हायर पोलराइजिंग पावर, वही हो गया हाई चार्ज डेंसिटी। हायर पोलराइजिंग पावर के क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी बताया था ना। हाई चार्ज डेंसिटी, किसका हाई चार्ज डेंसिटी दिख रहा है? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, Al3 प्लस का ग्रेटर देन Mg2 प्लस देन Al3 Na प्लस, ऐसे था ना। पोलराइजिंग पावर, हाई चार्ज डेंसिटी, कोवैलेंट कैरेक्टर। एल्यूमिनियम क्या होता है? AlCl3 कोवैलेंट होता है ये, बट इन वाटर डिसोसिएट टू गिव Al3 प्लस एंड Cl माइनस। आयनिक की तरह ब्रेक हो गया ना, वाटर में आयनिक आ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है। ये क्वेश्चन आते रहता है कि AlCl3 कोवैलेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो sp3, तो कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में कैसे डिसॉल्व हो गया? क्यों? Al3 प्लस इज हाईली हाइड्रेटेड, इसलिए। तो ये लिख लो स्टेटमेंट, AlCl3 is covalent, AlCl3 is covalent but dissolves in water due to high hydration energy. डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, केमिस्ट्री में मेंस में हाईएस्ट मार्क्स किसका आया? 80 प्लस किसका किसका मार्क्स है? 80 तो मतलब हायर साइड पे आ जाता बहुत। 3-4 लोग हो तुम लोग। 5-6 सार्थक 82, आर्यन 83, वरुण 88, वाह गुड। प्रणय भी 81, यश 86, भार्गव 82, अथर्व 88, गौरव 80। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑफ यू हैव स्कोर्ड 80 और 80 प्लस। तीनों में तुमने 80 80 80 कर दिया ना, आईटी में टॉप रैंक में रहोगे। 1 to 500 के अंदर, 500 क्या 1 to 100 में चले जाओगे। इतना कर दिया तो, बट ये मेंटेन करना बाद में डिफिकल्ट होगा। जो 2 घंटे डेली रिवीजन कर रहे हैं वो मेंटेन कर पाएंगे, बाकी लोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। मतलब जो कम मेहनत कर रहे हो अभी, तो इसलिए आ रहा है कि टॉपिक कम है, बट जो 5-6 घंटे पढ़ के निकल जा रहे हैं उनका रिवीजन कम हो जाएगा, तो उनका मार्क्स धीरे धीरे कम होते जाएगा। बट जो बच्चे लगातार रोज घर पे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका मार्क्स रेगुलर 80 80 80 तीनों में बना रहेगा। वो रिवीजन करते रहेंगे, उनको ज्यादा टाइम मिलते रहेगा। तो थोड़ा अपना स्टडी आवर्स बढ़ाना, देखना जितना स्टडी आवर्स बढ़ेगा उतना रैंक तुम्हारा आगे आते जाएगा, उतने बार रिवीजन होते जाएगा। तो इट इज सार्थक, आर्यन। आज तुम ही लोग से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। सार्थक, आर्यन कैसे याद रहेगा मुझे? रुको, धीरे धीरे याद होता है नाम। ए से 2 हैं, अथर्व और आर्यन। ठीक है, बी से भार्गव है, और प्रणय का तो नाम याद हो चुका है मुझे। गौरव, तुम तो फेज 3 में आए थे ना गौरव, कुछ कुछ चीजों के लिए। अच्छा, वो गौरव कोई और है। ओके, गौरव। यश, यश तो हमेशा जवाब देता है, पूछता है, याद रहता है मुझे। वरुण, हाँ ठीक है। और 70 प्लस किसका? सार्थक तो ऑफकोर्स, ठीक है, याद रहेगा। हाँ चलेगा। 70 प्लस मार्क्स किसका है केमिस्ट्री में? लिखो। आर्यन 72, आर्या, आर्य का भी, आर्यन भी और आर्य भी। अच्छा, आर्य, आर्यन, आर्यन पवार। अच्छा, आर्यन कोरे, आर्यन पवार, दोनों ऐसे ही हैं। आर्यन कोरे 72 मार्क्स, आर्या 72, त्रिशा 70, अंशुल 79। हाँ अंशुल, यस आई रिमेम्बर।
ठीक है, मतलब 60+ भी अभी अच्छा किया है तुम लोगों ने। और किसका है? आर्यन पवार का 83 है, आर्यन कोरे 72। ओके ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा कर रहे थे हम लोग? एथ कर दिया। नाइन्थ, नाइन्थ भी डायरेक्ट कैसे? एन ए प्लस इज स्मॉलर देन एन ए, वो तो देखते बता दोगे, बताओ। जब इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा, मैंने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिखा था ना, जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना साइज बढ़ता है, ये है ना? जितना इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा उतना साइज बढ़ जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन कम होगा उतने साइज स्मॉल होते जाएंगे। ये होगा, तो एन ए प्लस इज स्मॉलर देन एन ए। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, 11 से 10 पे आ जाता है। तो क्या आंसर होगा देख लो। न्यूक्लियस इन ईच एटम कंटेन्स डिफरेंट न्यूक्लियस, नहीं न्यूक्लियस तो उतना ही रहता है, 11 प्रोटॉन ही रहता है। हाँ, सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन लेसर, नहीं वो तो सोडियम आयन में 1 इलेक्ट्रॉन लेस होता है, तो बी नहीं होगा। सी में क्या हो गया? सोडियम एटम हैज 11 इलेक्ट्रॉन, हाँ सी डायरेक्ट आंसर हो गया ना फिर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस इन एन ए प्लस, नहीं एन ए प्लस में ज्यादा फोर्स पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो ओवरऑल इफेक्टिवली पुल करता है वो। ओके, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन, सबका हो जाना चाहिए था। हो गया था। हाँ ये सही बोलो आर्यन पावर, Cl प्लस Cl माइनस ऐसे लिखवाया था। ये वही बच्चे हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं, 8-10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, उन्हें सब याद रह रहा है, तो वो आराम से 70-80 मार्क्स ला रहे हैं। जब तक 150+ मार्क्स आ रहा है तुम्हारा, तब तक हैप्पी रहो कि तुम आईआईटी के रेस में हो। व्हाइट बोर्ड नहीं, कौन सा करना था? हाँ, 9th के बाद 10th देखो, 10th का क्या होगा? द केमिस्ट्री ऑफ लिथियम इज वेरी सिमिलर टू मैग्नीशियम। अरे हाँ, लिथियम मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप, क्यों? सेम चार्ज डेंसिटी। ये कंसेप्ट था ना, ड्यू टू सेम चार्ज डेंसिटी दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप आता है। तो क्या होगा? बोथ आर फाउंड इन टुगेदर इन द नेचर। एक साथ क्यों फाइंड करेंगे भाई? लिथियम कहीं और मिलेगा, मैग्नीशियम कहीं और होगा। नियरली सेम साइज, नहीं साइज भी अलग अलग हो रहता है उनका। बोथ आर देयर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो तो बिल्कुल अलग है, लिथियम का अलग है, मैग्नीशियम का अलग है। हाँ, रेशियो ऑफ देयर चार्ज बाय साइज इज नियरली सेम। अब ये उसी को याद आएगा जो इसने पीरियोडिक बार बार रिवाइज किया, उसका डी हो जाएगा, है ना? 11th, ये सब कंसेप्चुअल वाले हो गए, सॉल्व कुछ भी नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में क्या रॉन्ग है? देखो क्या हो जाएगा। रिमूव आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। आई क्या होगा? इंक्रीज होगा क्या? होता है ना, I1 से ज्यादा I2, देन I2, देन I3। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम लोग को इनकरेक्ट चाहिए। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आई इज एक्सपीरियंस ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। The greatest increase in I is experienced on removal of electron from the core noble gas configuration। हाँ, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा? बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, यही है ना? ओके, देन करेक्ट। सी में देखो, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आई। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय द, हाँ यही था ना जो मैंने बताया था कि मान लो I1, I2, I3, अचानक I2, I3 में बहुत बड़ा गैप आ जाए, तो मतलब उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। जैसे I1 7 है, I2 14 है, I3 अचानक 50 चला गया, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा। तो उसका मतलब सडन जंप आ गया, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब ग्रुप 2 का था। ये भी डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, सब राइट जा रहा था, लास्ट ही रॉन्ग होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग द हायर एन वैल्यू। हाँ ये उल्टा हो गया ना, इसका हायर एन वैल्यू वो आराम से निकल जाएगा, 4s आराम से निकलेगा, देन 3s 2s। 3s 2s जल्दी नहीं निकलेंगे, वो क्लोज रहेंगे, तो आउटर मोस्ट वाले जल्दी निकलते हैं। ये रॉन्ग हो रहा है। उसने बोला कि लोअर एन वैल्यू जो होता है वो आराम से निकलेगा, नहीं जो हायर एन है वो आराम से निकल जाता है। ओके,
12। हाँ, कोई डाउट? सेम क्वेश्चन एडवांस में भी है। अच्छा, ऑर्बिटल्स विथ हायर एन वैल्यू आर क्लोजर कैसे दूर हो गया ना, 1s 2s 3s 4s कौन सा क्लोजर होगा न्यूक्लियस का? हाँ सोहम, जो हायर एन वैल्यू हो गया, फोर्थ ऑर्बिट कहाँ दूर पड़ेगा, थर्ड ऑर्बिट नजदीक होगा, सेकंड और नजदीक, फर्स्ट एकदम नजदीक होगा। हाँ, फार लिखना था, ओके, समझ में आ रहा था ना, ठीक है। तो 12th, ये तो पहले बहुत पहले से मैं बताता रहा हूँ, क्या हो जाएगा? द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम। क्या था? साइज अचानक छोटा हो गया था, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल ना। मैंने बोला था एक ही वर्ड याद रखना, पुअर सबसेल ऑफ, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ डी सबसेल। तो डायरेक्ट इसका आंसर ये दिख रहा है, तो बाकी क्यों देखना? क्लियर? ये सब नोट्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, डायरेक्टली गिवन इन द नोट्स, बट सबको याद भी तो नहीं आएगा ना। याद जो मेहनत करते हैं, जो 8-10 घंटे पढ़े हैं, उन्हीं को याद आएगा त्रिशा। तुम लोग के मार्क्स आ गए इसमें, है ना। अब कई बच्चे घर पे कम पढ़ेंगे, 4-5 घंटे पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। ओके, करना है तो एक ही काम करो, देखो मान लो 4-5 घंटे पढ़ लो, तो मालूम है ऐसे भी एनआईटी आईआईटी नहीं होने वाला, तो बेटा नहीं पढ़ो, क्या पढ़ के फायदा है फिर? ये सब कुछ भी रिवीजन नहीं होगा, याद नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे। आधा सुधा पढ़ के क्या फायदा? मान लो 4 घंटे पढ़ ही रहे हो, तो क्या उस आईआईटी चले जाओगे या एनआईटीज में? नहीं जा सकते, तो बेटर अवॉइड करो, फिर नहीं पढ़ो, जीरो कर दो। या फिर पूरा एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना ही है, एनआईटीज आईआईटीज में जाना ही है, तो मोर देन 6 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करो। वो तुम्हारे कैपेबिलिटी पे है, 6 to 10 आवर्स पढ़ोगे हो जाता है। फिर रिवीजन और नोट्स से फायदा हुआ है, हाँ, रिवीजन का ही फायदा होगा बाद में, 2 साल के बाद। जिसने बहुत बार रिवीजन किया वो देखने के साथ आंसर करके आएगा। जैसे दास, मैं बता रहा था ना, दास कई लोगों के फ्रेंड लिस्ट में भी होगा, उससे पूछना, केवल 20 मिनट में पेपर कर देता वो। यही सब क्वेश्चन मिलते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, तो आईआईटी में ऐसे ही देखने के साथ टिक करेंगे। और बाकी जो बच्चों ने रिवाइज नहीं किया, सोचते हैं अक्टूबर में जाकर रिवाइज करेंगे, तो वो एक बार 2 बार रिवाइज करने से एक भी कंसेप्ट याद नहीं आता, सब खत्म हो चुका रहता है। याद उसी को रहेगा जो बार बार रिवाइज कर रहा है। मतलब सितंबर में सिलेबस खत्म हुआ तब तक लिटरली 10 बार तुम्हें बुक रिवाइज हो जाना चाहिए, तब तुम्हें एक एक चीज याद आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो। 12 के बाद 13। अरे, 13 किसका राइट है? सबका स्ट्रक्चर किया हम लोगों ने नोट्स में, ये सबका स्ट्रक्चर कर दिया था। आर्यन का आर्यन कोरी, आर्यन पवार, आदित्य, ओमकार, भार्गव, वंश, सोहम, अनुराग, बहुत लोगों ने राइट कर दिया, गुड। अब देखो क्यों मैं एक्स्ट्रा लेक्चर लेता था, क्लियर है ना। तो जितना मैं एक्स्ट्रा लेक्चर मांगू, चुपचाप बैठते जाओ, तुम्हें सारे क्वेश्चन नोट से मिलते जाएंगे। केमिस्ट्री इसी के लिए है, मैंने बोला था ना, एक बार में समझो चाहे ना समझो, लर्न कर दो, फिर वही क्वेश्चन आते हैं। आया ना वही सब, XeO F2, XeO3, XeF5-, XeO2F2, बस डायरेक्ट नोट से देख लो, हो जाएगा। 13 हो जाएगा ना, नोट्स में सबके आंसर है, कैसा शेप है। थर्टीन में डाउट है किसी को तो फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में XeO2F2 का शेप कुछ और दिया है। अच्छा, क्या होता है शेप, मैं बताता हूँ। XeO2F2 ना, देखो, पहले मैंने बताया था कैसे करोगे। Xe में 8 इलेक्ट्रॉन है, XeO2F2, ये डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड में चला गया है ना, 6 बॉन्ड बना दिया गया, 6 बॉन्ड्स। उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई बनाएगा, फ्लोरीन सारा सिग्मा, तो 4 सिग्मा और 2 पाई, ऐसा है ना। और लोन पेयर कितने हो गए? 6 बॉन्ड बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन तक गए बॉन्ड बनाने, 2 बच गया, मतलब एक लोन पेयर हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 7 ना। 7 में 4 सिग्मा एंड 2 पाई है, तब क्या हो जाएगा वो सोचो। थोड़ा रॉन्ग हो गया, रुक जाओ। 7, ठीक है। ये कितना होगा हम लोग को? 7 नहीं चाहिए, सिग्मा लोन पेयर चाहिए ना, तो ये 5 हो गया। 5 मतलब sp3d वाला, मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट केस sp3d है। क्यों? इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल पे क्या प्लेस करते हो, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, 120 डिग्री है, तो मोर रिपल्सिव पार्ट कौन कौन सा आता है इक्वेटोरियल पे प्लेसमेंट?
ये मैं बार बार बताते रहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इक्वेटोरियल पे कैसे प्लेस करते हो, लोन पेयर, देन डबल बॉन्ड, देन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे। इक्वेटोरियल पे कौन सा जाएगा, पहले लोन पेयर को पुट कर दो। लोन पेयर कितना है अपने पास, एक ही लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर बना दो। फिर क्या पुट करोगे, डबल बॉन्ड, तो ये हो गया डबल बॉन्ड ऐसे। अब बाकी को उधर पुट कर दो एक्सेल पे, फ्लोरीन। हाँ, ये पाई शेप होगा, टी शेप नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो रहा है। अच्छा, ये तुम बोल रहे हो रॉन्ग हो जा रहा है, इसका टी शेप दिया तब उसको चेंज करा दूंगा। क्या दिया देखो, क्वेश्चन क्या है, एक्सी OF2 है, मैं O2F2 लिख बैठा, रुको। एक्सी OF2 मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओ भार्गव, तुमने एक्सी O2F2 लिख के मुझे बोल दिया, वो एक्सी OF2 पूछा हुआ है। मैंने तुम्हारा ही देख लिया कि एक्सी O2F2 दिखाया हुआ है। हाँ, एक्सी OF2 है, तब तो हो जाता, तुमने पढ़ने में रॉन्ग कर दिया ना। हाँ हाँ, रॉन्ग देखा इसलिए चला गया, नहीं तो हो जाता तुम्हारा। कोई बात नहीं, ये सब सिली मिस्टेक्स क्या होते हैं ना, इसको बाद में ये भी अवॉइड हो जाता है। जब तुम 10 बार करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि अच्छा, एक्सी OF2 अलग है, एक्सी O2 अलग है, दोनों अलग अलग है। अभी एक बार देख के गए थे ना, तो तुम्हें जो मैंने बताया था वही याद रहा। अब कई तरह के सॉल्व करते करते शब्द देखने के साथ याद रहता है। अच्छा, ऐसा है, जेनॉन में ये वाला एग्जांपल आता है। हाँ वंश बोलो। इसमें कितना हो गया, बॉन्ड कितना बन गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फ्लोरीन डबल बॉन्ड, मतलब 4 बॉन्ड बन गया। 4 में 3 सिग्मा हो गया और 1 पाई हो गया। 1 मिनट वंश। और लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, 5 हो गया ना। तो 5 sp3d होगा। sp3d में 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर कहाँ पुट करोगे। हाँ, तो लोन पेयर को हम लोग इक्वेटोरियल पे डालते हैं, तो ये हो गया लोन पेयर, 2 लोन पेयर है ना। और उसके बाद यहाँ पे इक्वेटोरियल पे डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड तो नहीं है। उसके बाद क्या आता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, नहीं ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, देन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, ये हो जाएगा टी शेप। हाँ वंश, आप पूछो। हाँ वंश बताओ। हाँ सर, वो मेरे को ये इक्वेटोरियल वाला समझा नहीं। ये इक्वेटोरियल पे कैसे प्लेसमेंट करते हैं ये तो बताया था ना डिटेल में। ये समझ नहीं आ रहा था सर। उस समय क्लास में नहीं समझ में आया था जब बताया था। नहीं, अरे, वो तो कितने एग्जाम्पल दिए थे, तुम लेक्चर में लास्ट तक थे कि छोड़ के चले गए थे। मैं था ना सर। तुम थे। हाँ उसमें यही था कि लोन पेयर यदि है तो सबको पहले इक्वेटोरियल पे प्लेस कर दो, एक लोन पेयर आया पहले एक को प्लेस करो, 2 आया तो 2 पे प्लेस करो, है ना। ओके। 3 है तो तीनों को प्लेस करो। यदि लोन पेयर प्लेसमेंट हो चुका है, इसको आधे घंटे करीब हम लोगों ने डिस्कस किया था, कई स्टेप, कई शब्द के बाद, और लोन पेयर खत्म हो चुका है, तब डबल बॉन्ड को प्लेस करना स्टार्ट करो। अच्छा। और डबल बॉन्ड भी ओवर हो चुका है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको प्लेस करो। तो उसमें यही सब एग्जांपल दिए थे। हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया, सब वही तो है। एक्सियो F2 बताया था, एक्सियो O2F2 बताया था, क्यों कैसे प्लेस हुआ, यही है ना। तो इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है ना। हाँ सर, लेकिन ये इस क्वेश्चन में कैसे यूज होएगा इसका? इस क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, मतलब वो पूछ रहा है कि किसका शेप कैसा होता है, किसका तो, शेप कैसा होता है, तो तुम्हें तो हम ये लोग सीधा sp3d का शेप याद रख सकते हैं ना? एसपी, अरे तुम लेक्चर में थे कि नहीं थे, मुझे यही डाउट लग रहा है तुम्हारे। हाँ ना सर। एसपी3डी सबसे इंपॉर्टेंट था, इस पे बहुत लंबा लेक्चर दिया था मैंने कि सबका शेप अलग अलग कैसे होगा, 1 लोन पेयर होगा तो कितना होगा, 2 लोन पेयर होगा तो कितना होगा, 3 लोन पेयर होगा तो कितना होगा। हाँ I3- का शेप बताया था कि आना चाहिए, नहीं आया पता नहीं, बट आ जाना चाहिए था वो। XiO2F2 बताया था, XiO F2 बताया था कि sp3d हो गया तो लोन पेयर दिखता नहीं ना। ये मैंने बताया था ना कि लोन पेयर नहीं दिखेगा, तो बाकी हम्म, कैसा शेप दिख रहा है, सीसॉ दिख रहा है ना ये, हाँ क्लियर ना। तो यहाँ पे भी ये लोन पेयर दिखेगा नहीं, तब कैसा दिख रहा है, टी शेप, तब इसको टी शेप लिखा मैंने, किया था ना। और ऐसा भी किया था जिसमें 3 3 लोन पेयर हो, जैसे जेनॉन का ही ले लो, तो ये तीनों लेन पर इक्वेटोरियल पे आ गया और ये इधर आ गया, तो ये XiF2 है, तो ये कैसा दिखेगा, लीनियर दिखेगा। तो तुम हाँ। सिर्फ sp3d देख के कैसे बताओगे, sp3d के अंदर पूरा कॉलम था। ओ राइट।
याद है मैंने बोला था कि सबसे हाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट sp3d। हाँ हाँ तो रिवीजन ज्यादा करो, मंस रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम, कितना हाँ डिटेल सर, में किया हुआ है सब क्वेश्चन। ठीक है सर। हाँ ओके, और किसका डाउट है? किसी ने और ने हाथ उठाया था? हाँ टेबल इंपॉर्टेंट था, यस आर्यन। ये टेबल अभी एक बार की बात नहीं है कि छोड़ दिया चल गया, बार बार ये आएगा, तो ये टेबल लर्न हो जाना चाहिए। और sp3d मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो उसी से दिया ना उन लोगों ने, क्योंकि प्लेसमेंट ही नहीं आता है कि कैसे प्लेसमेंट करना है। तो पहले लोन पेयर है तो लोन पेयर को फिल कर दो, तब डबल बॉन्ड को करो। तो यही किया ना, पहले लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर डाल दिया, पहला प्रेफरेंस लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड को डाला यहाँ पे, ऑक्सीजन पुट किया, ये है ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें एक और एग्जांपल बताया था, जो नहीं आया अगली बार आएगा ही आएगा, देखना फिर रॉन्ग करके आ जाओगे तुम लोग। कौन सा सिमेट्रिकल है इसमें? आप कौन आंसर कर सकते हैं बताओ, विच वन इज सिमेट्रिकल? PCl3AF2, करेक्ट सोन। यस अनुष्का, प्रणय, ठीक है। कई लोगों ने रिवीजन करके रखा है, गुड टू सी। तो तुम लोग के एग्जाम में आ जाएंगे मार्क्स। ये कैसे था? फॉस्फोरस है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे प्लेसमेंट क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर तो है नहीं, लोन पेयर नहीं है ना, तो फिर डबल बॉन्ड वो भी नहीं है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तब जाकर फ्लोरीन की बारी आती है। तो ये सिमेट्रिकल है ना, इसका डायपोल मोमेंट 0 आता है। डायपोल मोमेंट अभी निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? ओके नेक्स्ट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? 13 का दिया, हाँ 14 15 देखो। Which of the following elements show capacity to form hybrid orbital by using sp_d? किसमें sp_d सब आता है? अरे d ऑर्बिटल ये स्टार्ट होगा थर्ड पीरियड से। ए बी सी में तो क्या होता है, सब में 2s2p होता है, 2d करके कुछ होता नहीं है, तो d यूज ही नहीं कर सकता, सल्फर d यूज करता है ना। 14 का डायरेक्ट आंसर, मतलब तुम कार्बन से d कैसे यूज कराओगे? कार्बन पास 2s2 2p2 है, तो मैक्सिमम तो यही दो यूज करेगा ना, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? sp sp2 sp3 यही सब हो सकता है ना। डी है ही नहीं, सल्फर के पास होता था, सल्फर का बताया था ग्राउंड स्टेट 3s2 3p4, एक्साइटेड स्टेट डी में चला जाएगा, 3s3p 3d। तो इसका ES1 में इधर चला जाएगा ना, ES1 कैसा गया था, 3s में इधर, 3p में 3 और 3d में 1, ऐसे। ये 3d यूज कर लेगा ना, या इसके बाद से तुम यूज कर लोगे तो, जैसे कि BRF5। हाँ सिजविक रूल करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा BRF5 का, ये यहां से यहां तक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड, कितना हो गया? 1 लोन पेयर प्लस 5 सिग्मा, 6 मतलब sp3d2। सल्फर ले रहा था ना मैं, ब्रोमीन का एग्जांपल क्यों दे दिया, सल्फर का ऐसा चाहिए, SF4। इसमें SF4 गया था ना, 1 लोन पेयर 4 सिग्मा, मतलब 5, मतलब sp3d, ये होगा ना। डी का यूज किया ना इसने, सल्फर ही डी का यूज कर सकता है, सल्फर पास डी है, तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स डी ऑर्बिटल यूज होना स्टार्ट होता है। ओके क्लियर? हाँ क्या, कोवैलेंसी इज 2 4 6, इसलिए SF2 SF4 SF6 बनेगा। मैंने बोला था SF5 नहीं बनता, उसका रीजन ये है कि अनपेयर्ड होगा तो 4 से डायरेक्ट 6 जाता था। ओके 15 डायरेक्ट क्वेश्चन सब, ऑक्टेट रूल किसमें है? ये सब तो तुम लोग की एकदम देखते के साथ आंसर कर दिया होगा तुम लोगों ने। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट किसमें, किसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है? ये सब डायरेक्ट नोट्स के क्वेश्चन। BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन, PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 में 6 इलेक्ट्रॉन। तो BF3 और AlCl3 मैंने एग्जांपल दिया था हाइपोवैलेंट, और PCl5 को लिखा था हाइपर वैलेंट, मोर देन 10, 5 बॉन्ड है, 5 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 15 का बी हो जाता। ये भी आ गया, PCl5 मॉलिक्यूल इज नोन, NCl5 इज नॉन एग्जिस्टेंट। सोचो क्या आता है, अब समझ में आ रहा है ना, आईटी का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, एक बार में समझा चाहे नहीं समझा यही सब आएंगे। NCl5 में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं तो कहां से हो जाएगा,
एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसलिए NCl5 नहीं आता। ये सब सबके राइट हो गए होंगे, है ना। तो कुल मिला के केमिस्ट्री में नोट्स इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स में, मेरे नोट्स में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सब चीज मिल जाएगी। इसके अलावा तुम कहीं से पढ़ते हो, कुछ चीज अच्छा लगे किसी भी बुक से, उसको कॉपी कर दो, अपने नोट्स में डाल दो। कोई एक्स्ट्रा स्टेप मिल जाए तो अपने नोट्स में डाल दो। नोट्स में हमसे ब्रीदिंग स्पेस दो 3-4 लाइन का। केमिस्ट्री डायरेक्टली लर्निंग है। क्लियर। व्हाट इज ट्रू फॉर pH3 मॉलिक्यूल? अरे pH3 मॉलिक्यूल में तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, ये ड्रैगोज रूल था ना। सबका एंगल कितना था? 19 के करीब था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? pH3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो होता ही नहीं है, प्योर p ऑर्बिटल लेता है। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? प्योर p ऑर्बिटल 90 डिग्री के आसपास लिखवाया था, एंगल 90 डिग्री के आसपास है। ड्रैगोज में नोट्स में दिया हुआ है 4 सिग्मा बॉन्ड, नहीं 3 ही सिग्मा है ना, और एक लोन पेयर है। 0 पाई बॉन्ड है, तो डी हो जाएगा। मतलब इस सब के लिए कॉपी पेन उठाना ही नहीं है तुम्हें। हाँ, फाइनेंस रूल। फिर फाइनेंस रूल से क्या हो जाएगा बताओ? Among the following LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, which have the lowest melting point and highest solubility in water? लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आयनिक का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था ना। ये बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट और कोवेलेंट कैरेक्टर अपोजिट रिलेटेड है। जितना ज्यादा कोवेलेंट मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है। हाँ, जितना ज्यादा कोवेलेंट मेल्टिंग पॉइंट उतना कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन इन द पीरियड क्या होता है? चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है, Li प्लस Be2 प्लस B3 प्लस C4 प्लस, तो उतना कोवेलेंट होता जाता है। इसलिए एस ब्लॉक वाले आयनिक हो जाते हैं, पी ब्लॉक वाले कोवेलेंट हो जाते हैं। तो जितना कोवेलेंट होते गया उतना मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? CCl4। और LiCl तुम्हारा एस ब्लॉक का है, तो ज्यादा आयनिक है, तो उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट चला जाता है। अब हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ज्यादा आयनिक कौन सा है? LiCl। तो ग्रुप 1 के कंपाउंड आयनिक है, कार्बन वाले कंपाउंड कोवेलेंट है। तो बस यही बताओ, आयनिक ज्यादा सॉल्युबल होगा, LiCl ज्यादा सॉल्युबल है, और मेल्टिंग पॉइंट लोएस्ट किसका पड़ गया? CCl4। 18 क्लियर हो गया? और आर दिस क्वेश्चन सेट बाय यू? नहीं नहीं सार्थक, ये सब क्वेश्चन हम लोग सेट नहीं करते। ये केवल जो ये बैच है, क्या नाम है, अंधेरी में जो कोहिनूर बैच के टीचर हैं, वो सेट करते हैं। अंधेरी में एक कोहिनूर बैच चलता होगा, सबको मालूम होगा। हाँ, तो वहाँ एक तो सारे क्वेश्चन वहीं से सेट हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें लग रहा है सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स से आ गए इसलिए? अरे नोट्स नोट्स से आगे क्योंकि नोट्स मेरा सब सारे पॉइंट को कंटेन करके है ना। मगर यही सब क्वेश्चन आईआईटी के हैं। आईआईटी के प्रीवियस ईयर देख लो तो सब यही है, बार बार आए हुए हैं। आईआईटी कहाँ से नया क्वेश्चन लाएगा केमिस्ट्री में? जो है सो है, वही पूछते रहता है। इसलिए तो बोला सबसे इजी होता है केमिस्ट्री। स्ट्रॉन्ग कर लो तो कम से कम, मतलब 100 में 80 मार्क्स इधर लागू, तो फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ मिला के 70 भी आ गया तो बच्चे आराम से 90 में चले जाते हैं। 150 मार्क्स तो अच्छा खासा ब्रांच मिल जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री उन्हें ऊपर पुल कर देता है। तो केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना अपना, समझ में आया ना क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है? डायरेक्ट क्वेश्चन से। ओके, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड एन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N and B एटम इनटू 1 और 1। ये भी डायरेक्ट नोट्स का था। NH3 और BF3। NH3 और BF3 का क्या होगा? मैंने बताया था कि डोनर का चेंज हो जाता है, एक्सेप्टर का चेंज नहीं होता। चलो, आज के बाद मैं जितना एक्स्ट्रा लेक्चर मांगूंगा तुम लोग देते जाओगे, क्योंकि ये सब मैं पॉइंट बता देता हूँ ना। ये टीचर को टाइम कम मिलेगा तो वो बताएंगे कैसे। BF3 का क्या हो जाएगा? कन्वर्ट्स टू HCN प्लस और BF3 माइनस, यही है ना। इसका मैंने बताया था sp3, और ये भी 4 बॉन्ड बन गया sp3, क्योंकि पहले क्या था? ये sp2 था और ये sp3 था। तो डायरेक्ट नोट्स में था कि एक्सेप्टर का इंक्रीज हो जाता है। एक्सेप्टर क्या हो गया? sp2 से sp3 आ गया, डोनर का चेंज नहीं होता। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट से देख लो, वो देखते आ जाना चाहिए क्या आएगा। देखो ऑप्शंस क्या क्या। क्वेश्चन में क्या है? N and B एटम 1:1 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, मतलब NH3 और BF3 में कोऑर्डिनेशन जो आ गया, N टेट्राहेड्रल हो जाएगा और B क्या हो जाएगा?
वो भी टेट्राइड हो जाएगा, sp3, दोनों sp3 है ना। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। which of the following are true for SO32 minus? SO32 minus bonds of SNO are equivalent। अरे ये कैसा है, ये तो रेजोनेंस का कंसेप्ट है। लो ये तो सबका रॉन्ग कर दिया होगा तुम लोगों ने, रेजोनेंस तो मालूम ही नहीं है तुम्हें। किसी का करेक्ट हुआ है क्या 20? किसी ने 10th में रेजोनेंस पढ़ा है तो किया होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा आगे का टॉपिक डाल दिया हम लोगों ने, ये सिलेबस में था नहीं रेजोनेंस। किसी ने भी राइट किया है? ओमकार, आर्यन, अरे रेजोनेंस मालूम है तुम लोगों? अच्छा, ऑप्शन से गेस कर लिया, ऑप्शन से मालूम चला क्या? चलो मैं बता देता हूँ, ये SO32 माइनस ना ऑप्शन से किया। हाँ, तो कई बार आईआईटी में जो टॉपर्स होते हैं किसी ना किसी ऑप्शन को देके सोच लेते हैं कि यही है, बस वही कर देते हैं। वो गेस करना होता है, जितना जल्दी आंसर कर पाओ। ओके, तो देखो SO32 माइनस में बता देता हूँ क्या क्या है। थोड़ा आगे चला गया है रेजोनेंस, बट बाकी चीजें तो आ जाएंगी। तो ये सल्फाइट आयन है, SO32 माइनस 20। तो ये मुंबई में सबने रॉन्ग किया होगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं था, सल्फाइट आयन। अब इसका शेप देखो तो क्या होगा, बट नोट्स में जो भेजा था ना, वो जिसने पढ़ लिया होगा उसका काम हो जाएगा, नोट्स में था ये, है ना, बट पढ़ाना अभी है। SO32 माइनस जो होता है ना, इसमें एक रेजोनेंस कंसेप्ट से बॉन्ड एनर्जी सब में सेम आ जाती है। ये रेजोनेंस हम लोग करेंगे कि इसमें सब में डीबीसी आ जाता है ऐसे। और ये जो होता है ना, चार्ज भी इक्वल हो जाता है। टोटल बॉन्ड कितना है यहाँ पे, 4 बॉन्ड है ना, तो 4 बॉन्ड तीनों में बढ़ जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 4/3 4/3 हो जाता है, सबके पास 4/3 आ जाता है। ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। नहीं तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और प्रैक्टिकली मालूम चलता है कि सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। तो सारे बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड है, तीनों में इक्वली डिवाइड कर दो, 4/3 4/3 4/3। चार्ज कितना है, -2, चार्ज भी सब पे इक्वल आ जाता है, -2/3 -2/3 -2/3 थ्रू रेजोनेंस, यही रहता है ना। हाँ, रेजोनेंस के कारण चार्ज भी इस तरह से आ जाता है। क्लियर, ये बाद में कर लेंगे हम लोग। ये रेजोनेंस एक कंसेप्ट होगा, ये कल के लेक्चर में करेंगे। ये अभी समझने की कोशिश मत करो, बस है कि इक्विवेलेंट है। हाँ अंशुल बोलो। सर वो 19th क्वेश्चन जो इसके पहले था, उसमें हाँ हाँ, एक्चुअली कोऑर्डिनेट का नहीं था वो, उसमें बी प्लेनर sp2 होना चाहिए था, क्यों अलग अलग पूछ रहा था ना। एक्चुअली प्रीवियस ईयर का ही था वो, आई गेस ऑप्शंस गलत दिए उसमें 19th में। 19th क्या BF3 था, अभी तो मैं भूल गया, रुक जाओ। 19th में नहीं नहीं, कम्प्लेक्स बनाया 1:1 कम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है, तब के पूछ रहा है आंसर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो BF4 माइनस हो चुका है ना। क्योंकि सर ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर ये अभी मैंने किया था, तो उसमें बी का प्लेनर sp2 वो सही ऑप्शन दिया है, वो जेई अरे का नहीं नहीं, ही वो है। रॉन्ग कर रहे हैं, वो रॉन्ग कर रहे हैं, कम्प्लेक्स बनाने के बाद की बात कर रहे हैं। BF3 माइनस, नाइट्रोजन जब लोन पेयर दे चुका है ना बोरॉन को, तो बी पे माइनस आ चुका है। ओके। कम्प्लेक्स बनने के बाद की बात कर रहे हैं। नॉर्मल तो BF3 sp2 ठीक है, और जब हाँ NH3 और BF3 जब कम्प्लेक्स बना चुके हैं, तो बोरॉन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, एक्स्ट्रा बॉन्ड आ चुका है, sp3 हो जाता है। ओके ओके। हाँ सार्थक बोलो। 20th क्वेश्चन में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन दिया है। हाइब्रिडाइजेशन तो सेंट्रल एटम का होता है ना, हाँ सेंट्रल एटम का होता है, तो बट ऑक्सीजन टर्मिनल का भी हो जाएगा, जैसे HCl है ना, HCl में क्लोरीन का बताया था ना। उसमें तो 2 ही एलिमेंट है इसमें। रुको अभी देख के बताता हूँ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग।
क्वेश्चन अभी तो रेजोनेंस क्लियर हुआ ना, रेजोनेंस में कोई डाउट नहीं है ना कैसे है? नहीं। हाँ, तो रेजोनेंस में बस ये होता है कि सब एक जैसे हो जाते हैं। अब क्या हो गया, बॉन्ड्स बिटवीन एस एंड ओ आर इक्विवेलेंट, sp3 हाइब्रिडाइज सल्फर एटम, ये भी आ जाएगा। p पाई d पाई बॉन्ड ये भी नहीं कर पाए होगे, ये भी आगे करके बताना होगा। एंड ऑल द एटम्स ऑफ वो एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, नहीं ये रॉन्ग हो रहा है, फोर्थ रॉन्ग होगा, तो 1 2 3 करेक्ट जाएगा, तो सी जाएगा फिर वो। फोर्थ ऑप्शन दिया है। अच्छा, उसको sp2 हाइब्रिडाइज करके ऑक्सीजन को कर दिया। हाँ। नहीं नहीं नहीं, करेक्ट है करेक्ट है। वो रेजोनेंस से क्या होता है, सब में पाई बॉन्ड आ गया, ऐसे ऑक्सीजन sp3 होता है ना, हाँ। ऑक्सीजन sp3 चला जाएगा। बट इसमें क्या हो जाता है कि सब में पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए प्योर p ऑर्बिटल होना चाहिए। जब प्योर p ऑर्बिटल होगा तभी बनेगा, ये तो पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता, तो वो sp2 होगा और एक p में चला जाएगा। लेकिन सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज करता है, उसके आसपास सब आते हैं, बट बहुत सारे एटम हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। जैसे HCl का एग्जांपल एक बार लर्न करो, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा था ना मैंने, हाँ। तो क्या हो गया था, जैसे ये HCl है, इसका 3 सिग्मा 1 लोन पे है, तो ये sp3 हुआ ना, हाँ, क्लियर? मतलब सारे हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। हाँ राइट। और उसमें भी इसके लिए पूछा था कि कौन सा होगा, ठीक है उसको बाद में कर लेंगे, इसको हाइब्रिडाइजेशन जब करेंगे ना तब रेजोनेंस करेंगे तो आ जाएगा। अब बॉन्ड कौन सा है, पी पाई है कि डी पाई है, वो रेजोनेंस के समय मालूम चलेगा। ये थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन दे दिया तो तुम गेस कर सकते थे। तो ये sp3 ना होकर sp2 होता है, रेजोनेंस आने दो उसमें आ जाएगा। अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, एक काम करता हूँ ये सब सॉल्व कर देता हूँ तुम लोग का। रुको, एक पेपर में फॉरवर्ड कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन का, जल्दी से इसे सॉल्व करो 20 मिनट्स के टाइम में। राइट, इस तरह से करते करते मैं तुम्हारा रिवीजन रखूंगा कि जब भी सिटी आए टॉपर मेरे बच्चे हैं। और पढ़ाई का तो भूल जाओ, पढ़ते रहो मेरे साथ बस। ये मैंने ग्रुप पे डाल दिया, फेज नर्चर फेज 1 नर्चर फेज 2। हाँ, अच्छे सम से अभी सामने अटेम्प्ट करो, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर देगा, इसी से मैं SRG सेलेक्ट करूंगा 3 4 दिन लगातार लेके, कौन कौन आंसर कर पा रहा है एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नहीं तो ऐसे मार्क्स का मुझे कई बार भरोसा कम होता है कि जो मार्क्स आ रहा है रियली तुम्हारे मार्क्स है कि नोट्स देख के कर रहे हो, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे इसका आंसर चाहिए। चलो स्टार्ट कर लो। 18 क्वेश्चन है, टेक 25 मिनट्स फॉर द सॉल्विंग। 25 मिनट के बाद मैं पूछता हूँ सबसे। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 जेई मेंस का ना, देखो क्या गिवन है। डाउट किसमें वैसे, नहीं सबने, तुम लोगों ने पांचों में डाउट कर दिया था। एटॉमिक रेडियस ऑफ Li और Li प्लस दिया हुआ है। डिफरेंस इन द आयोनिक रेडियाई रिलेट्स टू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 2s। अच्छा, मतलब RLi माइनस RLi प्लस, तो Li प्लस के लिए तो अच्छा ये तो गिवन है। हाँ, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द Li एटम ऑक्युपाइड बाय ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम क्या होता है 1s2 2s1 ना, तो 2s1 एक्चुअली कितने में है वैसे तुम्हें बताना होगा। वो एजम्पशन आ गया कि 2s मतलब आउटसाइड मान के चल रहा है कि क्या होगा, तो तुम्हें सिर्फ दोनों का रेडियस माइनस करना है, वॉल्यूम पूछा ना, तो 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब बाई टोटल 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू 100। डिफरेंस तो करना है बस, स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब बाई 4/3 पाई r1 क्यूब। ओके, नेक्स्ट बताओ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, XX का बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, कार्बन कार्बन का दिया हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है, तो CX बॉन्ड लेंथ DAB कितना था, RA प्लस RB माइनस 0.09,
रूट ओवर एक्स बी माइनस एक्स से, ये फॉर्मूला से आएगा। थर्ड देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SiF62 माइनस इज एक्स। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SiF6 इज दिस, तो क्या होगा इसका आंसर? सोचो क्या हो सकता है। X5 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SiF62 माइनस। सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? फ्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? तो फ्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7, बट वो टोटल का पूछ रहा है ना। हाँ तो सबको ऐड कर दो ना बस। सिलिकॉन का 4 ले लो, फ्लोरीन का 7 होता है, तो 7 × 6 42 + 4 46 46 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया 48/5, यही होगा ना। तो देख लो 48/5 कितना आ रहा है। ओके हाँ, नेक्स्ट का the Z is the atomic number of element which has the maximum number of 4p electron in the 3Z, मतलब क्या हो जाएगा? सब पहले एक बार बता देता हूँ, फिर तुम लोग का जो डाउट होगा देखते हैं। Z is the atomic number of the element, मतलब Z का वैल्यू चाहिए which has maximum number of unpaired 4p electron, मतलब 4p3 लेना होगा तुम्हें। 4p3 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 ही हो सकता है ना, तो किसका 4p3 होगा? फास्फोरस का, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन 2p3, फास्फोरस 3p3, आर्सेनिक 4p3, तो 4p3 आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर चाहिए तुम्हें। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर बताया था कि नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, तो ये कितना हो जाता है? 7, इसका कितना हो जाएगा? 15, 33, ये हो गया 33। इसको फिर जेड का वैल्यू 33 पुट कर दो, 3Z/4, यही है ना, 3 × 33/4। ओके, फिफ्थ में क्या है? तो रेशियो की बात कर रहे हैं ना। ओके, रेशियो ऑफ द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर इज 17। अरे तो 17 धीरे डायरेक्ट 17th ग्रुप में चला जाता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही चला जाता है 100 के बाद। तो 17 ग्रुप का है और वो लास्ट वाला हो गया, तो 17 डिवाइडेड बाई कितना लिखोगे? पीरियड नंबर कौन सा हो गया? लास्ट 7th है ना। हाँ तो 17/7 कर दो, कितना आ जा रहा है? वो मैंने एक रूल बताया था कि बाद के लिए तुम्हें ये क्वेश्चन आते रहता है, जिसको याद होगा कि जैसे कि 118 दिया है ना, देखो हाँ, जैसे 118 हो गया, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 18 और पीरियड नंबर 7, डायरेक्ट 115 है तो ग्रुप नंबर 15 यही ग्रुप नंबर होगा, और पीरियड नंबर 7, ये डायरेक्ट बोला था, लर्न कर लेना। अब बताओ किसका डाउट है? सोहम बताओ। सर मैंने 2.42 लिखा है, करेक्ट आंसर 2.43 दिया है, तो इतना भी नेगोशिएशन नहीं होता है। अरे कुछ नहीं दे रहा है, आईटी बहुत गड़बड़ कर रहा है इस मामले में, सब कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज को लेकर। पिछले बार रूट ओवर क्यूब रूट ऑफ 11 आ गया था, क्यूब रूट ऑफ 11 इस बार के टेस्ट में, जेईई मेंस में। हाँ तो सबने कितना लिखोगे तुम? बहुत कैलकुलेट किया, 2.12 लिखा, बट उन्होंने नहीं दिया, 2.13 पे दिया। वो कौन कर सकता है बताओ? 11 का क्यूब रूट निकाल दोगे उतना हद तक? नहीं। तो आईटी को इसके लिए क्या बोले, सबका फिर रॉन्ग हो जा रहा है इस चीज में, उन्होंने थोड़ा सा गलत ये ले लिया। हाँ भार्गव बोलो। मेरा भी वैसे ही हुआ, 2.42 था और आंसर में वो लोग ने लिखा है 2.43 चाहिए। हाँ, डिवाइड करके आप कितना रहा एग्जैक्टली? 2.4 अभी एक मिनट एग्जैक्टली एग्जैक्टली करो, थोड़ा कैलकुलेटर यूज करो, देखो मैं तो चेंज करा दूंगा। 2.42 आ रहा तो 43 आ रहा है। हाँ सर। हाँ तो उसको सही से करना पड़ेगा, नहीं तो जाएगा मार्क्स। हाँ ठीक है सर, ठीक है।
ओके, आई थिंक सबको क्लियर हो गया इसमें डाउट? इसका डाउट है? और हाँ बताओ, 2 लोग और। आदित्य, आदित्य बोलो बोलो। आदित्य, कुछ प्रॉब्लम है? सोहम तुम बताओ। हाँ 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 सर सर, वो उसका एक्यूरेट आंसर 2.42857 आता है। तो मैंने 4285, हाँ तो 3 पे चला गया ना वो। हाँ तो तो अब वो ऐसे मतलब याद रखना, आईआईटी इस चीज के लिए गड़बड़ कर रहा है। इसके लिए तो सबने बोला ना कि सर ये 11 क्यूब रूट है, तो आप सही तो दो, बट अब उनको चेक करना शायद कंप्यूटर से एक ही आंसर जाएगा। 11 का क्यूब रूट निकाल के देखो तुम क्या आ रहा है। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन उन्होंने केमिस्ट्री में ऐसे कर दिया ना कि आके भी आंसर नहीं आ पाया बच्चों को, तुक्का टाइप हो गया, किसी का सही गया गलत गया। शायद इस बार ना रखें वैसे। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मुझे फर्स्ट क्वेश्चन समझा नहीं, क्या आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूमेरिकल वाला? और फर्स्ट में तो बोला कि 2s कौन सा ऑक्यूपाई कर रहा है ना, एटॉमिक रेडियस ऑफ Li दिया है 1.2, तो इसका रेडियस निकाल दो, पूरा वैल्यू निकाल दो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। Li प्लस का भी रेडियस दिया है। Li प्लस मतलब क्या हो गया, 1s2 ना, वो था लिथियम था 1s2 2s1, उसका रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हो गया Li प्लस का 2s1 करके कर दोगे ना, तो दोनों को बस माइनस कर दो, 4/3 पाई आर वन क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2s इतना ऑक्यूपाई कर रहा है। एज्यूम, यहाँ पे एजम्पशन है कि आयनिक रेडियाई रिलेट्स टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 2s, तो 2s वाला इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, 4/3 पाई आर वन क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक एजम्पशन आ गया यहाँ पे, देखो कैसे हो गया इसमें। एडवांस के 5 में रॉन्ग आंसर लग रहा है। ओके देखो, ये क्या होगा ना कि लिथियम है, ये 2s2 2p1 सॉरी 2s1 तक है, और ये Li प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 1s2 तक। ये हो गया लिथियम कितना तक हो गया, 1s2 2s2 2। ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई व्हाट होगा, तो ये मान के चलो कि ये 2s1 ने ऑक्यूपाई किया, ऐसा अजम्पशन मान रहा है वो। तो ये कितना फ्रैक्शन 2s1 ने ऑक्यूपाई किया है, तो 4/3 पाई r1 क्यूब, ये r1 ले लिया हम लोगों ने, और ये जो वैल्यू हो गया लिथियम के रेडियस से इतना हो जाएगा, r2 ले लो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये शेल का वैल्यू हो गया, तो इतना ही फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किया ना, ये शेल का वॉल्यूम हो गया। एक एजम्पशन मान के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करा रहा कि इतना हो गया, तो ये कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाई किया है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर वन क्यूब इनटू 100, कितना परसेंट 2s1 ने ऑक्यूपाई किया, रेस्ट 1s2 ने ऑक्यूपाई किया। हाँ आदित्य, अभी क्लियर हुआ? हाँ बोलो। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ तो एक एग्जाम्पशन मान के क्लियर करा रहा था। थैंक यू। आज मेरा 1-to-1 इंटरेक्शन है, तो जिसको भी करना व्हाट्सएप कॉल कर लेना मुझे। कितने बजे से है वैसे इंटरेक्शन, कोई बताएगा? जिसका भी है। हाँ बोलो अथर्व। सर हाँ हाँ सर आप ऐसे क्वेश्चन भेज सकते हो, मतलब वीक में 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन ऐसे भेज सकते हो, तो हाँ जैसे बिल्कुल। हम लोग को भी अलग अलग क्वेश्चंस किया तो इजी नहीं पड़ता है। उसके लिए ये कर रहे हैं ना, उसके लिए हम लोग एक बैच ही सेपरेट कर रहे हैं, उसी के लिए तो देख रहा हूँ कौन कौन है, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं चल रहा। मार्क्स तो जब आ रहा है टेस्ट का, तो कई लोगों ने कंप्लेन किया सर हो सकता है बच्चे देख के ला रहे हो, तो उसको मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वो ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया तो अच्छे समझ कर सकता हूँ और अच्छे। हाँ सर जी आने तो दो, वही तो करते हैं, बैठ के कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं, थियरी कुछ भी नहीं, थियरी जो है वही है, यस सर। एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है उसमें, है ना। हाँ थियरी सर। कहाँ से अलग लाओगे, जो है सो है। टफ क्वेश्चन और करने पड़ते हैं बस, एसआरजी में ही होगा, सारे टफ क्वेश्चन करने होंगे, जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता है वो सब क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके सर। और क्या करवा। हाँ श्रेयस बोलो, बताओ। सर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सर, वीके जायसवाल सर, उसमें एक क्वेश्चन एक आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी है सर, वो थोड़ा
ठीक करवाना था सर आपसे, मतलब वेरीफाई करना था। वो हो भी सकता है, एसआरजी में डिस्कस करेंगे। तुम रहोगे ना एसआरजी में? सर पता नहीं सर। अच्छा, कितना मार्क्स आया था केमिस्ट्री में सिर्फ? सर पार्टिसिपेट मेरा 50 आया है सर। ओके, ठीक है, उसे करेंगे। चलो फिलहाल तो हेलो, हाँ सार्थक बोलो। सार्थक, हाँ सार्थक भैया, ठीक है, अभी कल मिलते हैं, कल करेंगे यहाँ से जो भी होगा, है ना। एडवांस का क्वेश्चन नंबर 5 एक बोल रहे हो ना, वो मैं देख लूंगा। ओके।